मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल में। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं। ध्यान से इसको देखिएगा, पूरे सेशन को देखिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और इन क्वेश्चंस के आंसर को जरूर याद रखिएगा। साथ में जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उनको भी याद रखिएगा। हो सके तो नोट्स बनाते चलिए, बिकॉज ये मैं जितने भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत रिलेवेंट होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2026 से 2030 तक के 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए कोलंबिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो बात क्या हो रही है, कोलंबिया के राष्ट्रपति के चुनाव की। ठीक है, तो यहाँ पे नए राष्ट्रपति हैं एबेलार्डो डी ला एस्प्रिला। जी हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जान लीजिए। बात किस कंट्री की हो रही है, कोलंबिया की। और कितने साल के लिए, 2026 से 2030। मतलब समझ जाइए कि यहाँ पे जो कोलंबिया के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 साल के लिए होता है। ठीक है, अच्छा स्टैटिक पॉइंट को भी समझ लेते हैं। कुछ बात आई चुकी कोलंबिया की, तो कोलंबिया देश की जो राजधानी है वो बोगोटा है और ये सबसे बड़ा शहर भी है, एक तरीके से सबसे बड़ा इकोनॉमिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है ये वहाँ का। और कोलंबिया की जो आधिकारिक मुद्रा है वो कोलंबियन पेसो है। अच्छा, एबेलार्डो डी ला एस्प्रिला की अगर बात करें तो ये लोकप्रिय नेता के रूप में वहाँ पे द टाइगर उपनाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे उपनाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि द टाइगर नाम से या उपनाम से फेमस यहाँ पे नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक, किस देश के हैं या उनका असली नाम क्या है, ऐसे करके। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच 6 साल के बाद हाल ही में कौन सा ऐतिहासिक सीमा व्यापार मार्ग यानी कि दर्रा या इंग्लिश में इसको पास बोल सकते हैं, फिर से खोल दिया गया है। ठीक, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड है, व्यापार है, ठीक है, वो काफ़ी बड़ा है। और ऐसे में जो हिमालय क्षेत्र में पासेज हैं यानी कि दर्रे हैं उनका काफ़ी बड़ा रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं नाथुला, सिपकिला, लिपुलेख या जोजिला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे लिपुलेख दर्रा। जी हाँ, लिपुलेख दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खोल दिया गया है 6 साल के बाद। और हुआ क्या था कि 2020 में कोविड-19 महामारी और सीमा पर कुछ तनाव हुआ था। ठीक, उसके कारण इसको बंद कर दिया गया था, ये मार्ग बंद कर दिया गया था। और इसका एक तरीके से जियोग्राफिकल लोकेशन आप समझिए कि बहुत बड़ा है, क्योंकि ये क्या है कि ये कुमाऊं हिमालय में भारत, नेपाल, चीन, तिब्बत के ट्राई जंक्शन यानी कि एक तरीके से त्रिकोणीय मोड़ आता है कुमाऊं हिमालय का। अगर आप मैप देखोगे, मैं यहाँ पे भी लाया नहीं इसको मैप, मतलब फोटो में डिस्कस कर सकता था बट नहीं रखा, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो ये त्रिकोणीय मोड़ पर रणनीतिक रूप से स्थित है। और इसके अलावा आप समझिए कि ये सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, ये जो भारत से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, कई लोग उस यात्रा के लिए जाते हैं। एक तो उन यात्रियों के लिए ये दर्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीर्थयात्री इसी दर्रे का प्रयोग करते हैं मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए। ठीक, तो बहुत ही एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और बहुत ही पवित्र मार्ग भी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। MOSPI द्वारा भारत के GDP और IP का नया आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर क्या तय किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट देखो दोस्तों, भाई यहाँ पे जो सांख्यिकी डिपार्टमेंट है या सांख्यिकी मंत्रालय है उसने भारत में GDP और IP की जो कैलकुलेशन है उसका बेस ईयर चेंज कर दिया है। ठीक है भाई, आप सभी लोग जानो जितने भी इकोनॉमिक कैलकुलेशन फैक्टर्स हैं, ठीक है, या नेशनल इनकम फैक्टर्स हैं, ठीक, जो भी पैरामीटर्स हैं उनका कहीं ना कहीं क्या होता है, एक बेस होता है। ठीक, उसको उस बेस ईयर से कैलकुलेट किया जाता है कि भाई इतने पहले इस साल ये था, अब इतने % की ग्रोथ हुई या डाउनफॉल हुआ, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जानिए, करेक्ट आंसर है 2022 और 23। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जरूर पूछा जा सकता है आपके करंट अफेयर क्वेश्चंस में, इकोनॉमिक सेक्शन में। ठीक, तो देखिए क्या है कि जो GDP और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसको हम IIP बोलते हैं, ठीक, इन दोनों का आधार 2022 से 2023 कर दिया गया है। ठीक है, और इसका रीज़न ये क्या होता है कि मतलब गवर्नमेंट मतलब कोई भी गवर्नमेंट होती है, अगर वो लंबे समय तक गवर्नमेंट में है तो डेफिनेटली उसको फिर क्या है, समय के साथ वो चीज़ चेंज करनी पड़ती है। जैसे क्या होता है कि हर 10 साल में जनगणना होनी चाहिए ताकि देश में रियल एक तरीके से पॉपुलेशन का पता चल पाए, डेमोग्राफी किस तरीके से चेंज हो रही है ये सब पता चल पाए, ताकि उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई जा सकें। तो उसी तरीके से इकोनॉमिक हेल्थ को बनाए रखने के लिए या पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ये सब हमें कैलकुलेशन भी अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक, तो
तो यहाँ पे बेस ईयर चेंज कर दिया गया है। पहले क्या होता था 2011-12 को बेस ईयर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है, आप इसको दिमाग में रखिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई 2022-23 कर दिया गया है, लेकिन इसके पहले बेस ईयर क्या था, तो वो है 11 और 12। और ध्यान दीजिए जब मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे आई थी 11-12 इसने किया, तो इसके पहले भी मतलब इन्होंने चेंज किया, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दोबारा इन्होंने चेंज किया है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिलहाल आप यहाँ पे 2011-12 और 2022-23 याद रखिए, ठीक है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिसीजन लिया गया है कि अभी तक क्या होता था ट्रेडिशनली कि थोक मूल्य सूचकांक जिसको WPI बोला जाता है, उसकी जगह आप यहाँ पे ले लिए है PPI यानी कि उत्पादक मूल्य सूचकांक, ठीक। और यहाँ पे खुदरा महंगाई मापने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का आधार वर्ष भी बदलकर 2024 कर दिया गया है, जो कि पहले 2012 था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक, इन चीज़ों को याद रखिए, पूछा जरूर जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। गॉड पार्टिकल की थ्योरी देने वाले बेल्जियम के किस प्रसिद्ध नोबेल विजेता भौतिक विज्ञानी का हाल ही में निधन हो गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, देखो साइंस एंड टेक में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ही रेनॉन्ड पर्सनालिटी है यहाँ पे, और ये नोबेल विनर भी हैं, ठीक। तो इनका नाम है फ्रेंकोइस एंगलर्ड, ठीक। गॉड पार्टिकल आप सभी लोग जान रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है कि एक तरीके से जितने भी परमाणु हैं, ठीक, परमाणु के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि उप परमाणु कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक। तो हमें तो इस तरह पढ़ाया जाता है बेसिक तौर पे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन्हीं का खेल है, लेकिन पूरी दुनिया आज जानती है कि उप परमाणविक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स भर भर के हैं, ठीक है। अनेकों प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक। और ये किस तरीके से ब्रह्मांड में उत्पन्न होते हैं, किस तरीके से मास गेन करते हैं, इन्हीं सब को लेकर यहाँ पे एक थ्योरी डेवलप की गई है, वो है गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल ही इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के जनरेशन का केंद्र माना जाता है, ठीक है। और एक तरीके से 2012 में हिग्स बोसॉन की खोज का मार्ग प्रशस्त किया गया था, और कहाँ पे किया गया था, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये एक बहुत बड़ी लैब है, कह सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी लैब है, ठीक है। और इसको सर्न नाम भी दिया जाता है, ठीक है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इसको दिमाग में रखिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी भी इस पर रिसर्च काफ़ी चल रही है और काफ़ी लंबे समय तक ये चलने वाला है, ठीक। और जब ये रिजल्ट आएगा तब वाकई में साइंस की दुनिया में, या कह सकते हो ये पूरी दुनिया ही चेंज हो जाए, बहुत बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक। अभी फ़िलहाल क्या है कि यहाँ पे कुछ बहुत सारा अपग्रेडेशन करने की वजह से इसको थोड़ा देर के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन अपने आप में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बड़ी ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको बता दूं बार बार, अगर आप लोग इसके बारे में पढ़ना चाहोगे ना तो इसको ज़रूर आप पढ़ें, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही है, ठीक। अच्छा, इनको क्या है कि जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो पीटर हिग्स के साथ संयुक्त रूप से 2013 में मिला था, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। और बात बेल्जियम की आई है तो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है, ठीक, जो कि यूरोपीय संघ और नाटो का प्रशासनिक मुख्यालय भी है, ठीक। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेल्जियम और उसकी राजधानी ब्रसेल्स। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फीफा विश्व कप के 6 अलग अलग संस्करणों में गोल करने वाले इतिहास के पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए? देखो ये भी बड़ा इवेंट हुआ है, ठीक। अभी तो ये इवेंट चल ही रहा है फीफा वर्ल्ड कप का, तो उसमें जो मैचेस हो रहे हैं उसमें रोज़ कोई ना कोई कारनामा हो रहा है, ठीक। अभी लियोनेल मेसी ने एक रिकॉर्ड बनाया है, वो क्या है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और इसको याद रखें। अब यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड बना है, किसके द्वारा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा। जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो भाई ये 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट, यानी कि 2006 में इन्होंने खेला, 2010 में खेला, 2014, 2018, 2022 और 2026 में। तो सिर्फ खेला नहीं, इन्होंने गोल करके भी दिखाया, ठीक है। और आप सभी जानते हो, जो लोग भी फुटबॉल देखते होगे, फुटबॉल के मैचेस देखते होगे, अपने आप में वाकई बहुत बड़ा चैलेंज होता है गोल करना, ठीक है। आप मतलब जो लोग नहीं देखते हैं, थोड़ा बहुत कम जानते हैं फुटबॉल के बारे में, आप लोग सोच रहे होंगे यार गोल करना मतलब ये तो बहुत सारे खिलाड़ियों ने किया होगा, बट नहीं। तो ये आप समझो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। यहाँ पे रोनाल्डो ने किया है 6 जो विश्व कप टूर्नामेंट हुए हैं लास्ट या अभी को मिलाकर, सब में इन्होंने गोल किया है। अच्छा, एक चीज़ और आप जानो कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, अर्जेंटीना के जो कप्तान हैं लियोनेल मेसी, इन दोनों ने ही 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट खेले हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है, ठीक है। लेकिन रोनाल्डो हर एक संस्करण में गोल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, ये एक रिकॉर्ड इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए
और हो सके तो अपने खुद से रिसर्च करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलिए, एग्जाम टाइम में उनको रिवाइज करके जरूर जाइए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे और अच्छे लगे होंगे। लाइक एंड शेयर इसको जरूर कर लें। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने सजेशंस जरूर दें कमेंट में। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।